अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंटरनल एनालिसिस की कुछ और टर्म्स को हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैपेबिलिटीज़ एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को। तो ये टर्म्स कहीं ना कहीं हमने पहले भी अभी डिस्कस करी, लेकिन दोबारा से इस पार्ट में भी डिस्कस करते हैं क्योंकि आपके सिलेबस एरियाज़ में भी ये अलग से हाईलाइट हुई हुई हैं। तो ये दो टर्म्स हैं, कैपेबिलिटीज़ क्या होती हैं और दूसरी टर्म है आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर हम कैपेबिलिटी की बात करते हैं तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कैपेबिलिटी क्या चीज़ है? एबिलिटी टू डू समथिंग, एबिलिटी टू डू समथिंग, कुछ करने की एबिलिटी को हम कैपेबिलिटी कहते हैं। यानी कि एक बंदा एक्स वाई जेड काम कर सकता है तो वो उस काम को करने के लिए कैपेबल है। एक और एसोसिएटेड टर्म मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा और वो टर्म है आपकी डायनेमिक कैपेबिलिटी। अच्छा, ये याद रहे कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने सिर्फ और सिर्फ इस लेक्चर को सुनना है, समझना है, लिखा हुआ हैंड आउट आपको मिल जाएगा। तो डायनेमिक कैपेबिलिटी क्या है? ये एक टर्म है जो यूज़ करी जाती है इस चीज़ की एबिलिटी होने के लिए कि मैं एनवायरनमेंट के साथ चेंज करता रहूँगा। मैं इसको ज़रा आप समझाता हूँ एक मिसाल के ज़रिए। लेट्स से एक टीचर है और वो टीचर जो है वो प्री कोविड 10 साल से टीचिंग कर रहा था। कोविड आया तो उसने अपने टीचिंग स्टाइल को चेंज कर कर और ऑनलाइन टीचिंग को एडॉप्ट कर लिया। तो हम कहेंगे कि इस टीचर में डायनेमिक कैपेबिलिटी है, यानी कि ये अगर एनवायरनमेंट या वक्त या बिज़नेस का एनवायरनमेंट या बिज़नेस का माहौल या जिस तरह से बिज़नेस करना है वो चीज़ें चेंज होती हैं तो ये अपने आप को उसमें चेंज कर लेता है। हम कहेंगे कि यार इस टीचर के पास डायनेमिक कैपेबिलिटी है। जबकि एक और टीचर है और वो टीचर फॉर एग्जांपल 20 साल से पढ़ा रहा है, लेकिन कोविड आने पे वो बोलता है यार ऑनलाइन टीचिंग तो मेरे बस की बात ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकता। तो हम बोलेंगे कि इसमें पढ़ाने की कैपेबिलिटी तो है लेकिन डायनेमिक कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये वक्त की के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। इसी तरह स्टूडेंट्स हैं। हमने कोविड जब बहुत ही पीक पर था तो हमने ये बात नोटिस करी कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ने की सलाहियत बड़ी अच्छी रखते थे, कैपेबल थे, लेकिन वो कोविड में नहीं पढ़ सके। क्यों? क्योंकि उनकी डायनेमिक कैपेबिलिटी नहीं थी। वो वक्त के साथ या वक्त की ज़रूरत के मुताबिक अपने आप को बदल नहीं सके, बल्कि वो रुक गए, थम गए और उन्होंने बोला कि जब कोविड ओवर होगा तब देखेंगे, ये हमारे बस की बात तो है ही नहीं और हम तो कर ही नहीं सकते। अच्छा जी, दूसरी चीज़ है आपके पास यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देखिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, वापस से डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब ये है कि अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर आपके बिजनेस में जो दूसरे लोग आप लोगों से compete कर रहे हैं उनके ऊपर कोई एक एक्स्ट्रा एडवांटेज रखना, या उनके ऊपर आप कह लो कि उनके पास जिन चीज़ों का एक्सेस है उससे ज़्यादा अगर आपके पास एक्सेस है, आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। या आपके पास कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से कस्टमर्स आपको ज़्यादा पैसे पे करता है, विलिंग टू पे मोर, कस्टमर्स आर विलिंग टू पे मोर, तो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। मिसाल के तौर पर 2 दरिया पर 100 रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, या 100 तो नहीं, 10-15 खुले हुए हैं, और वहाँ पर जाकर लोग खाना खाना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक एम्बियंस अच्छा मिलता है, सी जो है, क्रीक जो है उसका व्यू मिल रहा होता है, हवा अच्छी चल रही होती है, खुली खुली जगह होती है। तो दूसरे लोग जो सेम बिज़नेस, सेम तरह का बिज़नेस, लेट से कराची में जो एक फेमस आप कह लो कि बंस रोड है वहाँ पर कर रहे हैं, सेम बिज़नेस या सेम डिशेस या सेम क्वालिटी की या वैसे ही खाना बेच रहे हैं,
उनको दो दरिया या समंदर के किनारे वाले जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके ऊपर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को, ये एक ऐसा एडवांटेज एज आप अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर रखो जिसकी वजह से लोग या कस्टमर्स आपको ज़्यादा पेमेंट करने को तैयार हो जाएं, उसको हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहते हैं। और ये आपके बिज़नेस के लिए अच्छी चीज़ होती है, बेहतरी के लिए होती है और आपके लिए फ़ायदा देती है आपको। अच्छा, कॉस्ट एफिशिएंसी की बात करते हैं। एक और टर्म जो आपके पास इंटरनल एनालिसिस में, कॉस्ट एफिशिएंसी का मतलब ये है कि कोई भी ऐसे तरीके इस्तेमाल करना जिससे आप जो है वो अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सको, कंट्रोल ओवर स्पेंडिंग, आप अपने खर्चों को काबू कर सको, कंट्रोल ओवर स्पेंडिंग, ठीक है। दूसरा इसमें आ जाता है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस को अच्छे या एफिशिएंट तरीके में इस्तेमाल करना, इसको आप कॉस्ट एफिशिएंसी कहते हैं। कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका जिससे आप अपने पिछले पेपर्स में फेमिलियर हो गए वो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये होता है कि आप बड़े वॉल्यूम पर ऑपरेट करो। जब आप बड़े वॉल्यूम पर ऑपरेट करते हो तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती हैं और आपको फ़ायदा होता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में अगर आप बड़े लेवल पर बड़े हाई वॉल्यूम्स में काम करते हो तो आपको जो है वो सप्लायर्स के थ्रू डिस्काउंट्स भी मिलते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, दूसरी चीज़ इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। अब इकोनॉमीज ऑफ स्कोप क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्कोप तब अचीव होता है जब आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दो, इससे भी आपकी कॉस्ट रिडक्शन होती है। मिसाल के तौर पे लेट से आपने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया और वहाँ पर आप सिर्फ़ और सिर्फ बिरयानी बेच रहे हो और फिर आपने कुछ टाइम बाद ये डिसाइड किया यार अब मैं बिरयानी भी बेचूंगा और फास्ट फूड भी बेचूंगा, तो आपकी कुछ कॉस्ट ऐसी होंगी जो इंक्रीज़ नहीं होंगी। मिसाल के तौर पर दुकान का किराया है वो उतना ही देना है, चाहे मैं बिरयानी बेचूं चाहे मैं बिरयानी और फास्ट फूड दोनों बेचूं। तो मैं कहूँगा मैंने इकोनॉमीज ऑफ स्कोप अचीव कर लिया, यानी कि मेरे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होने की वजह से जो मुझे फ़ायदा हो रहा है वो ये हो रहा है कि मुझे कुछ कॉस्ट जो है वो वापस से इनकर नहीं करनी पड़ती। बहरहाल जब हम पास पेपर्स करेंगे तो अगेन इस टर्म का भी ख्याल कर और या क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस के तो हम जो है वो मज़ीद डिटेल में जाएंगे। फाइनली एक और टर्म इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, वो है कॉर्पोरेट नॉलेज। कॉर्पोरेट नॉलेज का मतलब ये होता है कि एक इदारा, कॉर्पोरेट का मतलब इदारा, कंपनी, एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट नॉलेज का मतलब ये है कि एक इदारे की जो नॉलेज होती है, एक इदारे के पास जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम कॉर्पोरेट नॉलेज कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने काफ़ी बार ये देखा होगा कि आप कहीं से कोई सर्विस लेते हो और जब आप कोई सर्विस लेते हो तो वो आपसे आपका नाम एंड नंबर ले लेते हैं। ये उस इदारे के लिए एक कॉर्पोरेट नॉलेज है। क्यों? इदारा उस नाम और नंबर को बार बार इस्तेमाल कर प्रोमोशनल मैसेजेस सेंड कर सकता है और कन्विंस कर सकता है कि मज़ीद लोग जो है वो उनके पास आएँ एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो किसी भी तरह की नॉलेज जो एक इदारे के पास हो उसको हम कॉर्पोरेट नॉलेज कहते हैं। और ये कॉर्पोरेट नॉलेज कैसे आ सकती है? ये कॉर्पोरेट नॉलेज आ सकती है एक इदारे के पास थ्रू इंटरेक्शन से आ सकती है। इंटरेक्शन बिटवीन टेक्नोलॉजीज टेक्निक्स एंड पीपल। इसके ज़रिए एक इदारे के पास कॉर्पोरेट नॉलेज डेवलप होती रहती है और ये कॉर्पोरेट नॉलेज बाद में इदारे को बहुत सारे फ़ायदे दे सकती है। तो ये तीन टर्म्स जो है वो हमने इंटरनल एनालिसिस के हवाले से डिस्कस करी और मज़ीद चीज़ें इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं।